किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जितने भी जैक बोर्ड के बच्चे हैं आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री का मैं सारा सेट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम सेट 4 का लेके आए हैं बच्चों, है ना। ठीक है, टर्म 2 एग्जाम का सेट 4 है ये और 40 मार्क्स का है और याद रखिएगा 1.5 घंटे का है। इससे अच्छा मैं बता दूं बच्चों कि टर्म 1 का भी मैंने डाल दिया है, तो टर्म 1 वाला मिस मत करना, सभी सेट देख लो, उसके बाद टर्म 2 पे करना। ठीक है, टर्म 1 भी कर लेना, टर्म 2 भी कर लेना, ताकि एग्जाम में दोनों एक पेपर एक साथ होने वाले हैं। एक मैं बच्चों टर्म 1 और टर्म 2 की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर देख लेना। मैं कुछ ही दिन में लाने वाला हूँ, तो उसमें हो सकता है कल ही मैं ले आऊँ, तो उसको जरूर देख लेना कि कैसे करना है। चलिए फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पर बढ़ते हैं कि कैसे आप लोग को सॉल्यूशन करना है, इतने क्वेश्चंस कैसे हैं और कितने वर्ड में आंसर देने, ये आप लोग को बार बार कन्फ्यूजन रहता है। तो देख लीजिए 1 से 7 तक अति लघु है, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में देना है। 8 से 14 जो है लघुतरी है, 3 अंक वाले निर्धारित है, 50 शब्दों में देना है। और 15 से 19 जो लंबे वाले हैं जो क्वेश्चन बच्चों 100 शब्दों में उत्तर देना है 5 अंक के लिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग सीधे आप लोग के सॉल्यूशन पर आते हैं। खंडा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 7 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा बच्चों मैं बता दूं कि पहले वीडियो आप लोग देखा करें, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन लोग फंसेंगे एग्जाम में। आप लोग को आदत हो गया सिर्फ बना बनाया हुआ चीज़ लेने का, तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ प्रिंट आउट करके एग्जाम के टाइम में हेल्प करेगा। लेकिन पहले वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है, क्योंकि उससे आप लोग एक बार बातें सुन लेते हैं। बातें जब एक बार सुन ली जाती हैं तो फिर वो याद रह जाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए कि क्रांति का नेतृत्व जो 1857 का हुआ था उसे मंगल पांडे ने किया था। देखो बच्चों, जो मेन जो आंसर रहता है एक लाइन का वो मैं लाल रंग से कर देता हूँ कलर, ताकि आप लोग को, और बाकी थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं डाल देता हूँ, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी को पहली बार कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया था। अगर इतना नहीं भी याद रहता तो इतना लिखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था या संबोधित किया था, जो भी है लिख देना। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आगे चलते बच्चों कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस जो लिया था वो किस गोलमेज, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसी को गोलमेज बोलते हैं बच्चों। कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखिएगा कि द्वितीय, यही आपका आंसर। आपको बस इतना ही लिखना है कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन लंदन में था। तो इतना जानकारी आप लोग को मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अकबरनामा किसकी रचना है बच्चों? ये क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अकबरनामा किसकी रचना है। तो देख सकते हैं अकबरनामा आपका अकबर की जीवनी है बच्चों, जिसको आईने अकबरी भी कहते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसके रचनाकार अबुल फजल है। लेकिन इतनी जानकारी फिर भी आप लोग याद रखिए कि लिखना सिर्फ एग्जाम में इतना ही है। ठीक है, अकबरनामा अकबर की जीवनी थी, इसे आईने अकबरी भी कहते हैं। ठीक है, और अबुल फजल जो थे वो 9 रत्न, आप लोगों को पता होगा अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे, जिसमें बीरबल भी थे। ठीक है, आपको तानसेन थे। ठीक है, फिर वहाँ के अबुल फजल भी थे, तो वहाँ पे नवरत्नों में से एक थे ये। आगे देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कितना को? 11 दिसंबर 1946 को। इसके पहले देखो बच्चों एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन थे? इसके 2 दिन पहले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, और उस दिन सभा ने कार्यकारी अध्यक्ष मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष चुना था। किसको चुना था? आर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये अस्थायी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अस्थाई में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए महात्मा गांधी जी को राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा कहकर सबसे पहले किसने बुलाया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये सारी चीज़ें याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर में हर सेट में देख रहा हो रहा है। फिर इनको राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? ये भी याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने। इनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो गुरु गोपाल कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा कि इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैबिनेट मिशन योजना, देखो यहाँ से हम लोग बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन देखो आगे हैं। ये थोड़ा लेंदी मैंने लिख दिया, लेकिन सिर्फ आपको ये वाला लिखना है, रेड वाला, कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष लॉर्ड
पैथिक लॉरेंस थे। इसके रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने दे दिया है। दरअसल 24 मार्च 1946 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के अतिरिक्त और कौन कौन थे देख लीजिए, जो कि भारत सचिव थे। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, ये दोनों अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना ही आंसर देना था, बस इतना ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा 50 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। तो साइमन कमीशन पर प्रकाश डालो 8 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 1919 की भारतीय सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, बड़ा ज़्यादा हो गया है। चलिए अब ठीक है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की पड़ताल करेगा कि इस अधिनियम में क्या क्या सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है। इस आयोग की नियुक्ति 1929 ईस्वी में होनी थी। देखो यार, 1929 में आपको भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था लाना था। तो देखो यार, साइमन कमीशन जो था 1929 ईस्वी में आनी थी, लेकिन ये किंतु कई कारणों से 1927 ईस्वी को में ही आ गई थी। ठीक, आगे देखो, भारतीयों की इस बात की असहमति थी क्योंकि कमीशन के सभी 6 सदस्य अंग्रेज ही थे, याद रखिएगा। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अतः यह साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि इनका नाम अध्यक्ष का साइमन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउंट बेटन योजना क्या था बच्चों। तो देखिए 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अब देखिए, चोरी चोरा कांड के हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, चोरी चोरा हत्याकांड से क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि चोरी चोरा जनाक्रोश 4 फरवरी 1922 को भारत सरकार में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। आप लोगों को पता होगा चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, आपका संयुक्त राज्य गोरखपुर जिले में, याद रखिएगा, जो अभी उत्तर प्रदेश में। जवाबी कार्रवाई में देखो क्या किया, प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम उन्होंने असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दिया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, चोरी चोरा कांड इंपॉर्टेंट है, आएगा। 1857 की क्रांति के सैनिक कारण का उल्लेख करना है बच्चों, सैनिक कारण का। तो देखो 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। आगे देखो, भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सैनिकों का प्रतिशत 87 था। सोचिए कि ब्रिटिश सैनिक में भारत के सिपाही 87% थे, मतलब सभी भारतीय ही थे अधिकतर, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। समझ लीजिए, एक ही साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी निम्न श्रेणी का इनको भेदभाव किया जा रहा था, आप समझ रहे होंगे। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। सोचिए, अगर आप जैसे कि हवलदार रैंक के हैं तो ब्रिटिश हवलदार को आपसे ज़्यादा वेतन मिलेगा और आपको इससे कम ही मिलेगा। आगे देखो, इनसे क्या बगावत का कारण था, वही यहाँ पे देखिए, उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी, मतलब घर से दूर ही काम दिया जाता था। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और आप लोग को मैं आगे थोड़ा सा डिटेल काट दिया हूँ, इतना ही लिखना है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि उस समय ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता थी कि समुद्री पार जाना वो लोग गलत समझते थे। अपने जो परंपरा है, नीति है, धार्मिक जो भी परंपरा है, उससे समुद्र पार जाना उन लोग गलत समझते थे। इसके अलावा देखो, दाढ़ी बनाने पर भी था, मैं बता दूं कि दाढ़ी बनाना पड़ता था, जो कि मुसलमानों के लिए मतलब कि अनुचित लग रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर कारतूस वाला चीज़ भी था, गोली में कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की बात कही गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स है ना में यह घोषणा करी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, जिसके बारे में आपने ऊपर भी पढ़ा, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। देखिए ये कैबिनेट मिशन पर इसीलिए मैंने ऊपर भी आप लोगों को डिटेल में दे दिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था कैबिनेट मिशन को, इसलिए मैंने ऊपर भी डिटेल में दिया था। फिर वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। कैबिनेट मिशन कहा गया, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुँचा।
अब आगे देखो बच्चों, सहायक संधि क्या थी, इनके किन्हीं तीन विशेषताओं का आप लोग को उल्लेख करना है। तो देखो सहायक संधि जो हुई है वो देखिए सब्सिडीज अलायंस जिसको कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। ठीक है, यह इस प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इसकी 3 विशेषताएं देख लो बच्चों। अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासकों को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा। सोचिए, जो भी इनके सहायक गठबंधन में रहते थे उनको अपने सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। गजब की बात है। फिर देखो, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। ब्रिटिश सेना का भुगतान कौन करेगा? भारतीय शासक। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को दिया जाना होगा, सौंपना होगा। समझ लीजिए कितनी इनकी नीति अच्छी थी। इसके बदले में अंग्रेजों विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेगा। इसके बदले में अंग्रेज जो है विदेशी आक्रमण, जो बाहर से आके भारत में आक्रमण करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेगा। बस इसके बदले में ये सारी चीज़ें वो मांग रहे थे। क्रिप्स मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, लिखिए। तो देखिए, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं बच्चों, तो इनको 100 शब्दों में लिखना है। 100 से 150 शब्दों में लिखिएगा तो चलेगा। तो इसे थोड़ा सा लेंदी ही पढ़ के रखना, ताकि वहाँ पे जाके 100-150 शब्द आप लोग लिख पाओ। कम पढ़ के रखोगे तो दिक्कत होगा। कोशिश करें 150 से 200 शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में फायदा होगा। देखिए, जहांगीर के राजपूत नीति का उल्लेख करना है। ठीक है, तो जहांगीर ने अपने पिता की, देखो आप लोगों को पता होगा कि जो इनसे पहले अकबर थे इनके पिता, और वो मतलब कि आपको पता होगा इन्होंने मतलब सभी धर्मों को संभाव किया था और उनके कुछ कानून भी आए थे, आप लोग देखे होंगे, जिसमें से उन्होंने जजिया कर भी ख़त्म किया था। ठीक है, दीन इलाही भी इन्हें बोला गया था, याद होगा आपको। तो उसी के नीति को यहाँ पे लिख रहा है कि उन्होंने अपने पिता की नीति को जारी रखा। वह राजपूतों के प्रति उदार थे। हालांकि उनके शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या में कमी आई। मतलब देखिए, अकबर के समय में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इनके शासनकाल में राजपूतों की संख्या में कमी आई। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, जिसने अब तक इसे मना कर दिया था। उसने अपने शासनकाल की शुरुआत से ही मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक के बाद एक कई मुगल सेनाएं भेजी। और आगे देखिए, राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह उत्साह के साथ, ये सारी चीज़ें आप काट भी सकते हो, खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पूरा मेवाड़ व्यवहारिक रूप से नष्ट हो गया था। मुगलों ने हर जगह सैन्य चौकियां की स्थापना की। उसके आगे देखिए, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रिंस करना और कुछ रईसों की सलाह पर शांति के लिए सहमति व्यक्त किया और मुगल के साथ संधि हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, उसके अलावा देखो बच्चों, ये सभी पॉइंट आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस प्रकार मेवाड़ और मुगल के बीच, मेवाड़ में आप लोग राजपूत ज़्यादा थे, के बीच लंबे समय तक संघर्ष समाप्त हुआ। मेवाड़ के राणाओं ने इस संधि को तब तक मनाया जब तक कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ को जीतने का प्रयास नहीं किया। तो आप लोग देख लेना। अब देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालना है। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे मेवाड़ रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मनरो द्वारा 1820 में आरंभ की गई। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है और ये इंपॉर्टेंट नाम भी है। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भागों में लागू किया गया। ठीक है, बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिन सटन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखो क्या हुआ कि भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकारों ने रैयतों अर्थात किसानों, रैयत मतलब होता है किसान बच्चों, तो रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। ठीक है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, बीच में जो जमींदारी था उसको खत्म किया गया। अब रैयतों को भूमि का हक, मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। मतलब स्वयं अब वो लोग लगान कर दे रहे थे, बीच में कोई भी नहीं था। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। देखिए,
इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भू का स्वामी बना दिया गया। ये मैंने बताया कि जमींदारी व्यवस्था को यहाँ से खत्म किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर ना करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। ठीक है। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों मतलब कि जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी। आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि कितना हिस्सा लिया जाता था। 11 में 1 हिस्सा रखना पड़ता था, 10 हिस्सा देना पड़ता था। उससे ज़्यादा ये लोग हड़पते थे तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि करने के लिए क्या हुआ, सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सके। समझ लीजिए, इनका भी मनसा अच्छा नहीं था। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई। समझिए, कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे अस्थायी बंदोबस्त किया जा सके, इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। ठीक है। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया, देखो थोड़ा लंबा पढ़ के रखोगे तो लिखने में आसानी होगी। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया है कि याद रखिए कहाँ कहाँ था रैयतवाड़ी व्यवस्था। असम के कुछ भागों में था, बम्बई में था, मद्रास में था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। ठीक है, कौन कौन से जगह में था, ताकि लिखने में काम आएगा। ठीक है। यह तर्क दिया जाता है कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। मतलब यह व्यवस्था ऐसा लग रहा था कि कृषकों के हित में, लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। देखो कैसे, व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। मतलब अभी भी कुछ बदला नहीं था। इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। मतलब जमींदार का जगह अब कौन ले लिया, ब्रिटिश सरकार। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल रहे। ऐसा नहीं कि पहले कम वसूल रहे थे तो कुछ बिचौलिए ले रहे थे, लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा कर दिए। तो उससे क्या होगा, फिर तो किसान का वही हाल रह गया ना। तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। तो ऐसा था ये नीति। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करते रहे। मतलब आपको मतलब जैसे ही लगान है समय पर जाके देना है, नहीं दे पाए तो आपका जमीन भी चला जाएगा, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। देखिए वही लिखा गया, अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः प्राकृतिक विविधता, आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाता था। ये नहीं कि कितना उपज हुआ, उपज के हिसाब से नहीं लिया जाता था बच्चों। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो साल कम उपज होगा वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था किसानों के लिए। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाते थे, उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों की दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता था। जो कर्मचारी नियुक्त किए थे वो लेने के लिए वो भी कम नहीं थे। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। तो देखो बच्चों, 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न इतिहासकार ने इस विद्रोह पर भिन्न मत दिए, जैसे कि सीले, जॉन लॉरेंस है ना, टेरेविलियन, मॉलसेन आदि विद्वानों के अनुसार यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। लेकिन किसी के अनुसार, देखो चार्ल्स रेक्स के अनुसार यह सैनिक विद्रोह था जिसने कुछ क्षेत्रों में जन विद्रोह रूप में ले लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के और एस.बी. चौधरी ने कहा इसे एक मान्यता समांतवादी प्रतिक्रिया माना, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस विद्रोह को जन क्रांति कहा। ठीक है। अशोक मेहता तथा डिजरेली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना था, सोच लीजिए। जबकि एल.आर. रीस ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। सभी अपने अपने हिसाब से इसको तर्क दिए। सोवियतों के विरुद्ध काले रंग का संघर्ष कहा। ठीक है। टी.आर. होम्स के अनुसार, तो आप लोग एक बार ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, और एक बार पढ़ लीजिएगा। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रीय क्रांति कहा था। देखिए कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़ा नाम है, तो इनका जो चीज़ कहे वो आप लोग लिखिएगा। वीर सावरकर तथा पट्टानी सीतारामन ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, उपर्युक्त विवेचनाओं जितने भी लोग कहें से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। इस बात की पुष्टि आधुनिक इतिहासकारों में बिपिन चंद्रपाल के कथन से होती है। उसके अनुसार 1857 का विद्रोह, देखो ऊपर जो मैंने 8-10 कोई का जो दिया है ना कि कौन कौन क्या बोले, उसमें से कोई भी 3-4 का यूज कर लेना, बाकी ये वाला लाइन लिख देना जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ।
रहा हूँ। उनके अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी सत्ता को पुराने ढंग से हटाने की आखिरी लड़ाई थी, इसे विद्रोह भी कह सकते हैं और आज़ादी की लड़ाई भी। खास बात यह है कि इसमें हार मिली, इससे बुद्धिजीवी वर्ग ने सबक ली कि वे समझ गए कि यह पुराने किस्म का विदेशी शासक नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई दूसरे ढंग से लड़ी जाए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसने बहुत योगदान दिया। विद्रोहियों की सिपाही बहादुरी की गाथाएं जनता को प्रेरित करती रहीं। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, महात्मा गांधी की लोकप्रियता के क्या कारण था। आप लोगों को पता होगा कि 1857 का क्रांति के कारण ही 90 साल बाद हमारे देश को आज़ादी मिली है, क्योंकि यहीं से जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े उसी से लोगों को प्रेरणा भी मिली थी। अब देखो, भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए अनोखा आंदोलन किए। आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गए। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के कारण भारत की जनता को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया, लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा था। गांधी जी ने भारत की आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। अनेक उनके जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे आंदोलन के बारे में जानते हैं कि जिनके, देखिए बच्चे, ये वाला आप लोग लाइन काटिएगा, ठीक है, ये वाला लाइन काटिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान मिला, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम मानते। देखो कौन कौन से का यहाँ पे हैं, उन्होंने जो प्रमुख आंदोलन किए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो सभी के बारे में आप हो सके तो थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख देना, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा कोई 4-5 के बारे में जो आप लोग को पता होगा, सभी के बारे में लिखने को मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है तो भारत छोड़ो आंदोलन एक लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है ना। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन लिख देना, और ये एक वाला चंपारण सत्याग्रह, इतना सारा आप लिख देना बस, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन। अब भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करना है बच्चों। देखो अभी जो आंदोलन ऊपर था उसी के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका मकसद भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना था। ये आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ओर से चलाया गया था। बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से की थी। आगे देखो बच्चों कि गांधी जी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्धों के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि भारत को आज़ादी ना दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो के जरिए अंतिम आज़ादी के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीज़ें देखो मैंने लिख दिया। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी अध्यक्ष सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। यही नहीं अंग्रेजों ने गांधी जी को अहमदाबाद किले में नज़रबंद कर दिया, समझिए, कैद करके रखने लगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए और 60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। लेकिन लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करके सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए, समझ रहे हैं। लोगों का जनाक्रोश बढ़ते गया। लोगों ने गिरफ्तारियां देना और सामान्य सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। विद्यार्थी और कामगार हड़ताल पर चले गए। बंगाल के किसानों ने करों में बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने भी काम करना बंद कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे नेता उभर कर सामने आए। अब यहाँ से देखो, भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता मिली ही थी, लेकिन इस आंदोलन में 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, देख रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है ना। सन 1857 के पश्चात देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ, समझ गए। तो ये आंदोलन के बारे में जरूर पूछ सकता है, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश राज की पूरी तरह से नींव हिल गई। आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था, मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया। यह जो लड़ाई छिड़ रही है वह एक सामूहिक लड़ाई है। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक ही आप लोग का सेट 4 कंप्लीट होता है बच्चों। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि आपका नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। चैनल का ही नाम है बोर्ड आभा, जाके सर्च मार लेना और ब्रैकेट में लिखा रहेगा जैक बोर्ड। ठीक है, और एक आप लोग की क्लास 12 के लिए स्पेशल चैनल है, वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। जैक बोर्ड दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना। जैक बोर्ड क्लास 12
चैम्प्स, चैम्प का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? CHAMPS, चैम्प्स। इसी के आगे क्लास 12 के आगे लगा के देख लेना और जुड़ जाना बच्चों, वहीं पे PDF दे दूंगा। लेकिन याद रखिए वीडियो को पूरा आप लोग देखा कीजिए और प्रैक्टिस किया कीजिए। PDF को प्रिंट निकाल लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में हेल्प करेगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।